नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। आज हम हैं भुवनेश्वर में और हमारे साथ हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक। उड़ीसा ने त्रासदी झेली है। साइक्लोन फाइलिन आया, 1999 से बड़ा साइक्लोन इसे बताया जा रहा है, लेकिन इस बार आप जो लोग हताहत हुए, जितनी मौतें हुई, जितना नुकसान हुआ, उसको काफी हद तक कम रखने में कामयाब रहे मुख्यमंत्री महोदय। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है। हमने तो हमारा पहला प्रायोरिटी जो हमने रखा था वो था टू सेव प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स। तो हमने जहाँ भी 5 किलोमीटर से दूर कोस्ट लाइन से लोगों को एवैक्यूएट किया था और 36 आवर्स में हमने करीबन 9 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया था। ये तो सबसे भारी एवैक्यूएशन ऑपरेशन कभी भी हमारे देश में ना हुआ था। ये सबसे पहले दफे हुआ है। हम गोपालपुर में थे कल देर रात भी और आज सुबह भी। हमने देखा कि कई सारे मछुआरे हैं, फिशरमैन, जिनकी जिंदगी की जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी उड़ गई। वो बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। वो जानना चाहते हैं आपसे, सरकार से, कि उनकी मदद करने के लिए आप क्या करेंगे। जरूर करेंगे। करीबन 2 लाख घर, कच्चे घर डैमेज हो गए हैं। उनके लिए भी रिहैबिलिटेशन जरूर होगा। लोगों के पास रिलीफ मटेरियल्स, खाना, मेडिकल सप्लाईज सब पहुंच गए हैं। काफी लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं और जरूर फिशरमैन और सबके लिए रिहैबिलिटेशन होगा। इस वक्त बिजली नहीं है। गोपालपुर, बहरामपुर के कई इलाकों में मोबाइल फोन गायब हैं, पानी की सप्लाई कटी हुई है। लोग काफी मुश्किल से इस वक्त जी रहे हैं। कितना वक्त लगेगा चीजों को सामान्य होने में? करीबन मुझे लगता है 10 घंटे 12 घंटे में सब रास्ते ठीक हो जाएंगे, रिपेयर्स हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और सोच लीजिए 30 घंटे में बिजली भी आ जाएगी। खाली 1-2 जगह गंजान में थोड़ा और समय लगेगा, नहीं तो बिजली जरूर वो भी सप्लाई करेंगे और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज शुरू हो गए हैं। हम उत्तराखंड में भी थे जब वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। हमने देखा कि एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव था, कमी थी, और चीजें हो रही थी लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि मेडिकल सप्लाईज कहां भेजना है, पेट्रोल कहां पे भेजना है, जेसीबीज कहां पे भेजने। इतने बड़े स्तर पर आपने इवैक्यूएशन किया, लेकिन एजेंसियों में काफी कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिला। तो क्या सबक सीखे 1999 के भी साइक्लोन से और उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उससे? आप तो जानते हैं 1999 में जब साइक्लोन यहाँ हुआ था, करीबन 10,000 लोग गुजर गए थे, उनसे भी ज़्यादा गुजर गए थे। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था टू सेव प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स और उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत लेसन्स भी लर्न किए हैं 1999 के साइक्लोन के बाद। क्या आपके सबक थे? और इस बार जो सब हुआ, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा इलाका है जो कि साइक्लोन प्रोन इलाका है, यहाँ पे आइंदा भी साइक्लोन आ सकते हैं। क्या आपने सबक सीखे? आगे चलकर चीजों को और पुख्ता बेहतर बनाया जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे? इस साइक्लोन में बहुत ही मेहनत किया है और इम्प्रूव करते जाएंगे। आप तो जानते हैं बे ऑफ बंगाल का हिस्ट्री है कैलामिटीज के लिए। फ्लड्स यहाँ होते हैं, साइक्लोन्स भी हुए हैं और इनसे हमने काफी लेसन्स लर्न किए हैं। ये बताइए कि डिजास्टर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो देश भर में हमेशा कमजोर माना जाता है। अगर हम इस बार साइक्लोन फाइलिन को एक उदाहरण बनाएं, एक मिसाल के तौर पर पेश करें, तो आपके हिसाब से क्या वो टेम्पलेट है जिस पे काम करना चाहिए ताकि उत्तराखंड जैसी अगर कहीं त्रासदी हो तो उड़ीसा जैसा रिस्पॉन्स हो? यहाँ तो सब मिल के काम किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिविल सोसाइटी को, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी और एयरफोर्स विच वॉज ऑन स्टैंड बाय। इन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया को भी जिन्होंने लोगों को इन्फॉर्म करके रखा था। जी, और खासतौर से एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक ऐसी संस्था है जो इसको पहले डिजास्टर कहा जा रहा था क्योंकि उनकी मीटिंग्स नहीं हो रही थी, वो काम सही से कर नहीं पा रहे थे। अब की बार हमने देखा कि एनडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स थे वो जगह जगह पर मुस्तैद थे और देर रात तक जब साइक्लोन आ भी रहा था उस वक्त भी वो चौकसी बना के रखे हुए थे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमको दिया था।
कुछ राजनीतिक सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि हमने हाल ही में देखा एक बड़ी मुलाकात हुई, उसमें जेडीयू, एसपी और लेफ्ट फ्रंट के लीडर्स मौजूद थे। एक ऑल्टरनेट फ्रंट बनाने की इस वक्त एक बार फिर से कोशिश चल रही है। आप एक अहम हिस्सा हो सकते हैं इस तरह के फ्रंट के। क्या आपको लगता है कि एक थर्ड फ्रंट में 2014 में कोई दम है? मुझे लगता है अभी तो अर्ली डेज हैं, बट थर्ड फ्रंट एक अच्छा आइडिया है। क्या आप उसको सपोर्ट देंगे? अब जैसे मैंने कहा था, अभी अर्ली डेज है, देखिए क्या शेप लेगा। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले उन्हें नहीं लगता था कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से खतरा है, लेकिन अब उनका मानना है कि उन्होंने अपनी पार्टी को, काडर को गैल्वेनाइज किया है और वाकई में वो एक खतरा बनते जा रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। आप उड़ीसा में यहां बैठते हुए नरेंद्र मोदी के इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं? मैं तो देखता हूं जैसे कि मुझे लगता है ये ज्यादा ओवर पब्लिसाइज हो गया है और इतना दम इसमें नहीं है। उड़ीसा में दम नहीं है कि आप, क्योंकि अगर आप उनकी रैलीज देखें, जिस तरह से भीड़ आ रही है लाखों की तादाद में, तिरुचि से लेकर पठानकोट तक, जयपुर, भोपाल, सब जगह भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और इतनी फ्रेंजी, इतना करिश्मा और किसी नेता को लेकर इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा। मैं उड़ीसा के बारे में कह रहा था, यहाँ तो नहीं है। थोड़े महीने पहले वो यहाँ आए थे और ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। पर आप एक नेशनल प्लेयर भी हैं। नेशनली आप नरेंद्र मोदी के खतरे को, नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की अब अगुवाई कर रहे हैं 2014 के चुनाव के, उस खतरे को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इसको वॉच करना होगा। मैं तो उड़ीसा के बारे में कह सकता हूँ और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हाल ही में हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू ने पलटी खाई। पहले वो लगातार कह रहे थे कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे हम किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। 2004 में उन्होंने छोड़ा ही इस वजह से, उसके बाद यही वो राग अलापते चले गए। एकाएक उन्होंने पलटी खा ली, नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आ गए और अब कह रहे हैं कि बीजेपी से कुछ साठगांठ हो सकती है। बीजेडी भी पहले बीजेपी के साथ था, क्या आपके मन ही मन भी कुछ ऐसा ही पकड़ा है? बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी इक्विडिस्टेंट है दोनों बीजेपी से और कांग्रेस से। बहुत देर तक चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा, यही कहते गए और अब तो जगन रेड्डी भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बड़े शानदार एडमिनिस्ट्रेटर। मैं तो अपने बारे में ही कह सकता हूं और हम तो दूर हैं वो दोनों पार्टी से। सब नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर अपना अपना बयान दे रहे हैं। आप खुद देश के सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर्स में हैं, सबसे कामयाब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स में हैं। यहां पर उड़ीसा भर में आपकी बहुत कद्र है। आप मोदी को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत भारी पब्लिसिटी वहां होता है। हम लोग तो करते नहीं हैं, पर वहां तो बहुत ही ज्यादा मीडिया पब्लिसिटी होता है। तो आपका मानना है कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि ये ब्लोअर की हवा है, ऐसी कोई वास्तविकता में हवा नहीं, पीछे से ब्लोअर के जरिए हवा बनाई, आपको भी यही लगता है? मुझे लगता है कि काफी ओवर पब्लिसिटी हो रहा है। तो आपका मानना है कि जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें काफी फासला है? जी। कांग्रेस भी आप पे डोरे डाल रही है। कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के हाल में बयान आए जिन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं। आपके वो प्रतिद्वंदी हैं उड़ीसा में, आपके कंपेरेटर्स हैं, ओपोनेंट्स हैं। क्या आप 2014 में एक सेक्युलर अलायंस में कांग्रेस का साथ देने को तैयार होंगे? मैं तो आपको पहले बता दिया है कि हम तो दूर रह रहे हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस। वो तो अभी 2013 की बात है, जब चुनाव नजदीक आएंगे और दिल्ली की गद्दी नजर आएगी, कुछ मंत्री आपके भी बनेंगे, तब शायद आप अलग राह पलापेंगे। ये तो पहले भी हुआ है हमारे ये अरेंजमेंट और यही चलेगा। तो आप बताइए कि आपका इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असेसमेंट है, क्या व्यू बन रहा है? चुनाव अब बहुत नजदीक हैं, 4 हिंदी राज्यों में ये असेंबली इलेक्शंस होने वाले। आपके हिसाब से देश की राजनीतिक हवा इस वक्त किस दिशा में बह रही है? तो अब रिजल्ट ही बताएगा। आपका क्या अनुमान है? आप खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं। मैं तो हर वक्त रिजल्ट्स के लिए ठहरता हूं, रिजल्ट्स ही हमें बताएगा। रिजल्ट्स के बाद अगर बीजेडी की अच्छी खासी सीटें आती हैं उड़ीसा में, जो कि सारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं, तो आप क्या कांग्रेस या बीजेपी का साथ देने को तैयार होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को निगोशिएट करते हुए, या आप उड़ीसा में ही रहेंगे? हम तो उड़ीसा में ही रहेंगे। आपने देखा जो अभी कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे। तो आप नहीं चाहेंगे, आप पे दबाव होगा आपकी पार्टी से, आपके नेताओं से, कि हम भी मंत्री बने, हमें भी लाल बत्ती मिले? नहीं, वो नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। चलिए, नवीन पटनायक साहब, आपने आज तक के लिए वक्त निकाला, हमसे बात की और आपने इतना शानदार काम किया।
दर्जन भर लोगों की मौत हुई, जो कि बहुत खराब है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इस रफ्तार से हवाएं चली, उसको आप सीमित रखने में कामयाब रहे। यह वाकई में उड़ीसा सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी नवीन पटनायक से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।